ओके बेटा, तो कल बेटा हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का 70% से ज्यादा कोर्स खत्म कर लिए हैं। और कल आपने सबसे महत्वपूर्ण घटना देखी शक्ति गुणांक की, सही है। तो शक्ति गुणांक को हमने दो तरह से आपको डिफाइन करना बता दिया। एग्जाम में जैसे मन वैसे कर लीजिए। और आपके पास शक्ति गुणांक काश फाई का वैल्यू आ चुका है R/Z। अब कोई डाउट है पहले पूछ लीजिए। ओके, तो अब हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें और करनी रह गई हैं बाकी। जैसे कि अभी हम वाटलेस करंट पे जा रहे हैं, शक्तिहीन धारा, ये हमारी हेडिंग होगी। वाटलेस करंट के बाद फिर हम लोग चोक कुंडली पढ़ेंगे और चोक कुंडली के बाद ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वाटलेस करंट, हिंदी में कहते हैं वाटहीन धारा। एक नंबर में कई साल बोर्ड में आ चुका है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि वाटलेस करंट क्या होती है। आपको कल वाली लेक्चर याद है ना कि एसी में 7 ही सर्किट हो सकती हैं और 7 में से अगर आर सर्किट है तो उसकी शक्ति की गणना हम डीसी वाले से भी लगा सकते हैं, कोई डाउट। लेकिन अगर वह डीसी स्रोत नहीं है, एसी है, तब हम एल सर्किट में, सी सर्किट में, है ना, इसके अलावा बाकी के 6 सर्किट यानी सीएल सर्किट, सीआर सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, इन सभी सर्किट में हम डीसी वाले सूत्र से नहीं लगा सकते। क्यों? कल हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है और बता भी दिया। वाइवा में पूछेगा तो क्या बताना है, कैसे बताना है। अभी डाउट्स है? तो अब हम वाटरलेस करंट पे बात करने जा रहे हैं। अगर बात कीजिए तो आपको तो पता है ये एक धारा की बात हो रही है, लेकिन वाटलेस, बोले वाट शक्ति की इकाई होती है, लेस का मतलब हीन। माने ये ऐसी धारा है जिस धारा के गुजरने पर कोई भी शक्ति खर्च नहीं होगी। अब आपको दरअसल शक्ति की परिभाषा पढ़ा दे। वैसे पढ़े तो आप 9 से हैं, लेकिन यहां 3-4 बार पढ़ लिए हैं। कार्य करने की दर को या ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। तो अगर शक्तिहीन है, इसका मतलब ऊर्जा व्यय की दर 0 है, तभी ना वो शक्तिहीन होगी। आइए हम इसी बात को मैथमेटिकली दिखाते हैं। कल का आप पढ़ चुके हो कि अगर कोई भी ऐसी सर्किट होगा तो उसकी शक्ति VRMS IRMS cos फाई से निकाला जाएगा। कोई डाउट? आओ पकड़े, बोलो। हम जानते हैं कि एसी सर्किट में व्यय ऊर्जा की दर, देखना ज्यादातर सवाल में शक्ति न लिख के व्यय ऊर्जा की दर लिखा मिलेगा। तो व्यय ऊर्जा की दर आया बेटा? तो बोलो व्यय ऊर्जा की दर, बोले तो शक्ति। व्यय ऊर्जा की दर P बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है। ठीक है, जहां cos फाई बोले शक्ति गुणांक कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। और जो फाई है, बताओ, वो कलांतर कहलाती है। सही है, वह कलांतर कहलाती है। अब आपने कल का पढ़ रखा है कि आर सर्किट में
कलांतर का मान 0 होता है। बाकी सभी सर्किट में कलांतर या तो π/2 कला से लीड करता है या π/2 कला से लैड करता है। सही है? ओके, तब ये बात लिख देते हैं। हम जानते हैं, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि यदि आर सर्किट है तो आर सर्किट में कलांतर का मान 0 होता है। लेकिन यदि आर सर्किट न हो तो बोलो सब में कलांतर π/2 से या तो लीड होता है, कल देखा होगा इसको लीड लेड दोनों से हम लोगों ने ये सूत्र डिराइव किया था, प्लस माइनस दोनों लेकर के। तो बोलो आप क्या हो जाएगा, P बराबर VRMS IRMS और cos फाई का मान बोलो π/2, π/2 माने 90 अंश, बोलो cos 90 का मान 0, तो बोलो टोटल 0 हो गया। अब देखो जो कह रहे थे वो आ गई कि नहीं। शक्ति माने व्यय ऊर्जा की दर, बोलो कितनी हो गई, अर्थात कैसी हो गई, वाटहीन हो गई। इसका मतलब कि किसी भी प्रत्यावर्ती सर्किट में, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के बहने पर यदि व्यय ऊर्जा की दर 0 हो तो ऐसी ही धारा को, यस आ गया या भी नहीं आ गया, तो लिख दो परिभाषा। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के कारण परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर व्यय ऊर्जा की 0 हो व्यय ऊर्जा की दर, तो इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन, यस, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक बेटा, बताओ कोई डाउट है? ये सामने डेरिवेशन हो गया। तो दिस इज वाटलेस करंट, यानी इफ वी फ्लो द alternate current into any kind of the AC circuit, so then the rate of energy becomes 0, so that current is called waterless current। उसी धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। और जो लोग को हिंदी समझ में आती है उनको भी अभी मैंने 3 बार समझाया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाहित करने पर यदि व्यय ऊर्जा की दर 0 है तो उस प्रत्यावर्ती धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। आ गया सर? तो ये था वाटलेस करंट। ओके, अब वाटलेस करंट में अगर आपको PRMS और IRMS ना दिया हुआ हो तो उस स्थिति में आप V0 और I0 से निकाल लेंगे, तो वो भी हम आपके सामने सूत्र रख देते हैं ताकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए।
तो बोलिए समीकरण 1 को एक्सपेंड करने पर, यानी विस्तार करने पर, बोलो P कल का पढ़े हो, वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अभी कल ही बता रहे थे कि एसी खतरनाक है कि डीसी, और क्यों खतरनाक है, अभी तो कल ही समझाए हैं। ओके, अब बोलो काश फाई, देखो बोलो ये वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 हो गया, और काश फाई का कल वैल्यू पढ़ चुके हैं आर बाई जेड, जहां जेड दिमाग में है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे आगे। चलिए अब आ जाइए चोक कुंडली। चोक वायर, देखा जाए चोक कुंडली क्या होती है। चलिए आप लोग चोक का नाम अवश्य सुने होंगे, और जो लोग नहीं सुने हैं उनको मैं इशारा कर देता हूँ। ट्यूबलाइट में देखिएगा चोक लगा होता है, अब देख लिया। अब आप जरा सोच के बताओ ट्यूबलाइट का प्रयोग आप घर में कब करते हो। चलो नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जब आपके घर में वोल्टेज कम रहता है, और जो आपके घर में ये एलईडी के पहले बल्ब 100 वाट का लगाया करते थे, वोल्टेज कम होने से वो बड़ा धीमा जलता था। तो उस धीमा जब बल्ब जलता है तो देखना लाल पीले रंग की रोशनी ज्यादा फेंकता है, और लाल पीले रंग की रोशनी में देखने पर आंख में दर्द होता है, क्योंकि अक्षर साफ नहीं दिखते। राइट है, इसीलिए दुधिया प्रकाश में पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दुधिया प्रकाश की परावर्तन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ये अक्षरों से टकराएगा और टकरा के आपके आंख पे आएगा आराम से। तो आज से बहुत समय पहले जब एलईडी बल्ब नहीं हुआ करती थी, तब जिन घरों में बिजली का वोल्टेज कम रहता था, वो लोग अपने घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए और उनको अच्छे से पढ़ने लिखने के लिए वस्तु दिखाई दे, इसके लिए वो ट्यूबलाइट लगाते थे, क्योंकि ट्यूबलाइट लो वोल्टेज में जल जाता है। अब कैसे जल जाता है, तो उसी काम को वो करने के लिए उसमें चोक लगा होता है। अंडरस्टूड। अब आज चूंकि आप एसी की सर्किट पढ़े हुए हो, इसलिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि चोक होता क्या है। अभी बताते हैं, लेकिन चोक में क्या है। तो दरअसल चोक में एलआर सर्किट है। क्या है, एलआर सर्किट है। और अभी अभी बताओ, पहला के बाद दूसरी सर्किट एलआर ही पढ़ाया हूं, तो जिसको याद है एलआर सर्किट उसको तो इसीलिए कल बोल रहा था कि ये तो कुछ नहीं है इसमें, ये तो वही है जो एलआर है। तो जो लोग पढ़े हुए हैं उनको याद आ गया होगा कि एलआर का मतलब कि जैसे ही प्रत्यवर्ती धारा गई कुंडली में प्रेरकत्व के कारण
बताओ, स्व प्रेरण की घटना हुई जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो गया, और बल पैदा होते ही बताओ वोल्टेज बढ़ गया, और बढ़ते ही बल्ब जल गया। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि लो वोल्टेज होता है तो हम ट्यूबलाइट लगाते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज में ट्यूबलाइट के अंदर जो चोक लगा है वो तुरंत विभव बढ़ा करके उसको जला देगा। सही है, ये प्रॉब्लम है। तो कैसे जला दिया, पकड़ में आ गया कैसे जला दिया? प्रेरणिक प्रतिघात के कारण उसमें विभव पैदा हो गया, और वो विभव उसके विभव को बढ़ा दिया, बढ़ाते ही बल्ब जल गया। कि मैं सर्किट फिर से बना के बता दूं, तो इस तरह अगर हमें चोक कुंडली की परिभाषा देनी है तो एक लाइन में दे सकते हैं कि चोक कुंडली एलआर सर्किट है, या दूसरे शब्दों में कह दे तो कह सकते हैं कि चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो कम विभव पर भी बल्ब को जला देती है। कैसे जला देती है? कि उसमें स्वप्रेरण के कारण वह प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा करके विभव के मान में वृद्धि कर देती है, जिससे बल्ब जलने लगता है। राइट है, अर्थात यह एलआर सर्किट के सिद्धांत पर काम करने वाली डिवाइस है। अतः अगर पूरा पूरा परिभाषा कुल मिला के बोल दे तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि चोक कुंडली एलआर सर्किट पर आधारित एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी परिपथ में विभव के मान को वृद्धि कर देती है। इसी डिवाइस को हम चोक कुंडली कहते हैं। और अब बात आएगी सिद्धांत की, तो जितना एलआर में पढ़ाए हैं टोटल लिख देना है। अगर कहो तो फिर से लिख के बता देते हैं। श्योर? तो बस यही काम परीक्षा में आने पर कर देना है। क्लियर हो गई? तो लिख दो एलआर, अरे सॉरी, चोक कॉइल है ना, लिखो चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है। इसके पहले जो अभी वाटलेस पढ़ाए थे वो भी इंपॉर्टेंट था। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा। चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, हो गया, जो एल आर समझ गए ना, जो एल आर की सिद्धांत पर एल आर के कार्य करने वाली एक डिवाइस है, या लिख सकते हैं एलआर के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट है, इसके द्वारा जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में लगे स्वप्रेरकत्व के कारण स्वप्रेरकत्व के कारण स्वप्रेरकत्व के कारण प्रेरणिक प्रतिघात से, याद है ना बेटा, एक्सल, प्रेरणिक प्रतिघात से स्वप्रेरण की घटना होती है। स्वप्रेरण की घटना होती है, लिखे, जिससे स्वप्रेरण की घटना होती है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से विभव का मान बढ़ जाता है।
क्या लिखे बेटा? विभव का मान बढ़ जाता है, विभव का मान बढ़ जाता है। अब तो वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है ना, यही ना पढ़े हो यहाँ पे, और धारा का मान घट जाता है। ठीक, इसी यंत्र को हम चोक कॉइल कहते हैं। राइट, इसी यंत्र को हम चोक कॉइल कहते हैं। अब से हो गया तो ये काम खत्म। अब सिद्धांत वाला एलआर सर्किट बनाना, कुल लिखना पढ़ना, कौन करंट कौन, ये सब कर दूं या क्लियर है? नो प्रॉब्लम। तो आपको एग्जाम में इतना लिखने के बाद वो सब करना पड़ेगा, यानी कि आप एसी सर्किट बनाएं, एलआर लगाएं, फिर जैसे जैसे पढ़ाया गया एलआर में कुल लिखना। एनी डाउट्स? बोलेंगे तो अच्छा ही रहेगा, चुपचाप बैठेंगे तो उससे आपको शायद फायदा हो, मुझे नहीं हो रहा है। हाँ चले बात करें। तो अब जान गए चोक कॉइल में क्या क्या करना है। चोक कॉइल में पहले ये डेफिनेशन दे देनी है कि चोक कॉइल कहते हैं किससे, फिर एलआर सर्किट जो पढ़ा रखा है, क्योंकि आपने इसमें खुल्लम खुल्ला कहा है कि ये एलआर सर्किट पर आधारित है, तो उसके बारे में जैसे जैसे सूत्र ग्राफ कुल पढ़ाया लिखाया गया है टोटल बता देना है। आइए अब हम आगे इस चैप्टर के एकदम लास्ट पॉइंट पर, ट्रांसफार्मर। चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर। आइए देखिए, इस यंत्र का नाम ही है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर अगर देखें तो इसका निर्माण ट्रांसफॉर्म क्रिया से हो रहा है। ट्रांसफॉर्म माने होता है बदलना। जैसे आपने मोदी जी का भाषण सुना है, तो मोदी जी ने अपने भाषण में युवाओं को प्रेरित करने के लिए 3 मंत्र दिया है, और आप 3 मंत्र को देख करके महसूस कर रहे होंगे कि आज भारतवर्ष में जो स्टार्टअप योजना चल रही है, या कल के जितने 26 61 बच्चों को वीरता का पुरस्कार कल दिया गया है, और मोदी जी उनसे वर्चुअली बात कर रहे थे, तो सबसे पहला लड़का अभी शर्मा था। वो लड़का है मात्र 12 साल, 6 साल या 7 साल का है, और उसकी जैसे ही वार्ता शुरू हुई, मैं उसकी वार्ता को सुनने के बाद ये महसूस किया कि सच में वो बच्चा वीर बालक का पुरस्कार पाने के योग्य ही है। तो आप लोग भी अखबार में पढ़ ही लेंगे और टीवी में देख ही लेंगे, उस पर हम समय जाया नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कैसे बना जाता है उसको सुनने के बाद आपको भी प्रेरणा हो जाएगी कि हाँ, कैसे वास्तव में जीवन जीने का तरीका क्या है, और वास्तव में उसे पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए, और हम कहाँ हैं खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं उसमें आपको ये बात केवल इसीलिए बोल दिया क्योंकि आप देखेंगे तो आप में से बहुत से लोग आज भी वेट एंड वॉच पर चलते हैं। माने हम आपसे कोई राय मांगे तो देखेंगे वो राय नहीं देंगे, वो वेट एंड वॉच पे चलेंगे, सोचेंगे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उन लड़कों को अच्छा मानता हूं जिनसे आप कोई डायलॉग करिए, वो हाँ या ना या अपनी बात बेबाक रखते हैं। ये बच्चे उन बच्चों से अच्छे हैं जो बच्चे न हाँ में हैं न ना में, अर्थात उनके पास कोई नेतृत्व की क्षमता नहीं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं है, क्योंकि वो बच्चे
ने कभी प्रयत्न ही नहीं किया कि हम अपने से बड़ों से कैसे शालीनता से बात करें या बात करने का प्रयत्न करें। यही उनका प्रतिघात है जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। वो वेट एंड वॉच वाले हैं कि कोई राय मांगी जाए, कुछ मत बोलो, जो होगा सो होगा, जो सब करेगा हम भी करेंगे। तो ये मास के हिस्से हैं, इनमें लीडरशिप कभी नहीं आएगी। ये हर चीज में पीड़ित रहेंगे, लेकिन पीड़ा सहेंगे, बट कभी विरोध नहीं करेंगे, अन्ना कभी आगे बढ़ना चाहेंगे। वो चाहेंगे हम वहां जहां हैं वहीं पड़े रहें। ऐसा उनका जीन्स हो गया है और वो उसको बदलना भी नहीं चाहते। इसलिए मोदी जी ने 3 बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था रिफॉर्म। ये 3 मंत्र उन्होंने युवाओं को दिया और आज जो युवा इस मंत्र पे काम कर रहे हैं, वो युवा आज स्टार्टअप इंडिया के तहत या भारतवर्ष में कोरोना जैसे भी परिस्थिति में वो बेरोजगार नहीं है, वो अपनी आजीविका को बड़े शानदार तरीके से चला रहे। ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म। रिफॉर्म माने होता है सुधार करना, ट्रांसफॉर्म माने होता है अपने को बदलना, जो हम आपकी हेडिंग में ले रखे हैं। अब परफॉर्म माने होता है प्रदर्शन करना, यानी लगातार अपने अंदर सुधार करते रहिए, अपने को बदलते रहिए और परफॉर्म करते रहिए। और हम आज इस मंत्र पे हमेशा, जैसे हम अगर आपके मंच पे भी आते हैं तो हम अपने जो करीबी बच्चे हैं उनको बुला के पूछते हैं, आज का भाषण आपको कैसा लगा, आज आपने पढ़ा क्या पाया, कल वाले में आज वाले में कितना आपने मेहनत किया। यानी हम हमेशा उनको प्रेरित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारा यही मानना है कि आप जो आज कर लिए वो काफी नहीं है। हेलो, सुना है आपने? आप क्या होते हैं, आप पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं, बस करो, हो गया, बहुत हो गया। अभी जैसे आज सुबह हमने मांगा कि भाई आज ठंडी बहुत तेज बढ़ रही है क्योंकि बर्फबारी लगातार चल रही है और शाम तक, और कल सबसे ज्यादा ठंडी हो जाएगी क्योंकि पछुआ हवा चल रही है। तो हम हमेशा साइंटिफिक एक्शन की तरह करते रहते हैं, अपना रिसर्च बढ़ाते रहते हैं, और हम ये जानते हैं कि 50 लोग अगर हैं तो उसमें से 50 तो नहीं बताने वाले हैं। संख्या कितनी होगी, 5 या 10। बाकी वही वेट, स्टॉप एंड वॉच। मतलब बाकी का सूत्र क्या है? रुको, देखो, कुछ न हाँ कहो न ना कहो। अर्थात वो मैसिव रहना चाहते हैं, मास। जिधर हवा चल देगी वो चल देंगे, माने उनका कोई मतलब नहीं है, उनमें लीडरशिप कभी नहीं आ सकती। उनको कल नौकरी अगर मिलने वाली है तो 4th ग्रेड से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि 4th ग्रेड भी उनको मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो हाई नहीं है जज्बा। जैसे अभी वो सुन रहे हैं बैठे हुए, तो वो सुनेंगे ही केवल, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो उनको कोई भी व्यक्ति, दुनिया का बड़ा से बड़ा मोटिवेटर भी उनको मोटिवेट करेगा, वो नहीं चलेंगे। बस इतना उसका वो रिजल्ट निकालेंगे, पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद यही कहेंगे आज बड़ा मजा आया सुनने में, बस काम खत्म। बस उनका टोटल निष्कर्ष यही होगा कि आज बड़ा मजा आया। बस किस बात का मजा आया? उस मजा से आप कितना उस मजा को बढ़ाना चाहते हैं? नो स्कोप, कोई स्कोप नहीं है। बस ये कि आज बड़ा मजा आया, आज सर ने बड़ी अच्छी बात कर दी, बस काम खत्म। उसका सब निष्कर्ष इतना ही है, और फिर वो घर जाएंगे वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, और कल फिर मर्दा मुर्दा शरीर लेके आ जाएंगे जिसमें न चोक कॉइल होगा न पीछे का कोई सर्किट का ज्ञान होगा। वो मृत शरीर ढोकर ले आके बैठा देंगे, काम खत्म। तो इसलिए आप याद रखिएगा, अगर इसी लाइन को फॉलो करते रहेंगे तो आप परीक्षा वाले दिन भी उतने जानकारी रखेंगे जितना परीक्षा से पहले में थे।
और भगवान भरोसे ही वेट करेंगे, चलो पूछा जाएगा पास हो जाएंगे, भगवान की जो मर्जी होगी, बस इसके अलावा कभी नहीं कहेंगे कि नहीं हम 80% से ऊपर लाएंगे, या कभी नहीं कहेंगे कि हम फेल हो जाएंगे। तो आपको, आपके लिए ये बहुत सटीक लाइन है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म। ये उस व्यक्ति ने 3 मंत्र दिया युवाओं को, और जो युवा इस पर काम कर रहे हैं वो पुरस्कार पर पुरस्कार जीत रहे हैं, और वो अपनी तैयारी को लेकर श्योर है कि हाँ उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है, ही और सी इज इनटू द कंपटीशन, वो एकदम परफेक्ट है। बाकी का कोई सूत्र नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे दिन भर बैठ करके फेसबुक और व्हाट्सएप चलाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कब पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन में वो ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है ज्वाइन होंगे तो कहीं पढ़ लेंगे तो दिक्कत ना हो जाए। और उनसे आप कोई राय मांगिए, बेटा कल ऐसा होना चाहिए, कोई राय नहीं देंगे वो, वेट एंड वॉच, काम खत्म। तो आपको ये चीज अगर बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपका जो सोच है वो नहीं बदलेगा। आपका कार्य कुल सिर्फ इतना नहीं है कि 1 घंटे के लिए आइए पढ़ लीजिए, परीक्षा फीस की डेट आ जाए तो फीस दे दीजिए, केवल इतना आपका धर्म नहीं है। ये तो एक सामान्य प्रोसेस है कि हाँ 1 घंटा पढ़ने आना है तो पढ़ना है, समय पर फीस देना है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब आप पैसा दे चुके, समय दे चुके, उसके बदले में क्या मिला ये सोचेंगे, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जैसे अभी हम पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें से कितना पढ़ के आते हैं, नहीं पढ़ के आते हैं, वो मालूम हो जाता है। और हमेशा समय समय पर जो ये पूछता रहता हूँ कि आपका क्या मन है, ऐसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो यही जांचने की कोशिश होती है कि हमने कितना आपको बदल पाया, कितना आपको ट्रांसफॉर्म करा पाया हूँ। कुछ के पास शब्द ही नहीं होते हैं, कुछ अपने से यहाँ जुड़वा के जाएंगे व्हाट्सएप में, घर जाके निकलवा लेंगे। तो ऐसे ऐसे भी इसमें भी रहे कि चलो कुछ सूचना ही नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया रहेगा कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा इस वाले पॉइंट पे काम करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि ये 3 लाइन सच में बदल देगी इंसान को, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म। ये तीनों जब तक नहीं होगी आप स्टार्टअप होवे नहीं करेंगे। स्टार्टअप होने के लिए हमेशा चाहिए, और हमेशा चेंजिंग, पढ़ने के तौर तरीके में बदलाव बहुत तेजी से करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन के युग में नहीं जी सकते। ये काम हम अब ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा में ले जाते हैं। ट्रांसफॉर्म माने बदलना, और ट्रांसफार्मर उसका नाउन बन गया, बदलने वाला। अब सवाल उठता है किसको कौन बदलेगा। चलिए आप अपने गांव से वाच कीजिए, विद्युत चालन के चैप्टर में जब अनुगमन वेग पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे क्वेश्चन उठाया था कि जब हमारे घर में 220 ही वोल्ट की आवश्यकता है तो पावर हाउसेस से लाइन यानी धारा उच्च वोल्टेज में क्यों भेजी जाती है। तो मैंने इसका अब तक 5 जवाब दे चुका हूं, 5 जवाब दे चुका हूं पीछे इलेक्ट्रिसिटी के 5 चैप्टर से, कि बेटा आपके पास इतना में से कोई भी जवाब देना है आप दीजिए। तो अब आप सोच के देखिए कि आपके गांव में 11,000 वोल्ट की करंट जा रही है, घर में यूज हो रहा है 220, तो आप अगर लाइन मांगेंगे गवर्नमेंट से कि हमको कनेक्शन चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको ट्रांसफार्मर पहले देगी, और वो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, तब जाके वो आपको लाइन मिल पाएगी। समझ आ गया ना। अब जरा सा उसको यहाँ डाटा को ले आइए। बोले आपने कहा 11,000 वोल्ट को
220 वोल्ट में बदलना है। तो बोलो ये बदलने का काम कोई न कोई यंत्र करेगा। जो यंत्र करेगा उस यंत्र का नाम होगा ट्रांसफार्मर। और अब चलो रेलवे लाइन पे। रेलवे लाइन में जो ट्रेन का इंजन दौड़ रहा है वो 25,000 वोल्ट पे दौड़ रहा है। और आप देखना खंभे पर जगह जगह कुछ कुछ डिस्टेंस पे बिना काम के ट्रांसफार्मर खंभे पे लगा मिलेगा। जबकि उस ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो ये लाइन दौड़ रही है ट्रेन वाली और ये खंभा है। और देखिएगा इधर से एक तार निकल के ट्रांसफार्मर में जाएगा और फिर दूसरी तरफ से ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा जैसे आपके गांव में इधर से 11,000 आया, 220 निकल के फिर गांव में गया और उससे सबको लाइन मिल रही है। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो कभी आपने विचार नहीं किया कि ये काहे बदे लगा है, यहाँ तक कोनो लाइन का कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो आइए अब विचार कर लीजिए। हमने कहा कि इसके नीचे जो ट्रेन दौड़ रही है वो ट्रेन 25,000 वोल्ट पे दौड़ रही है, राइट है। और आप पीछे का पड़े हुए हैं चैप्टर कि हम विद्युत धारा को जितना दूर तार में ले जाएंगे बताओ विभव में लगातार गिरावट आती चली जाएगी। क्यों आएगी सब पढ़ा चुके हैं। ये सब वाइवा है, आपको हजारों बार बताए गए कि सब वाइवा में पूछाना है। तो बोलिए जब यहां से तार में लाइन दौड़ते आ रही है तो 25,000 से गिर गई। अब वोल्टेज गिरेगा तो आपका इंजन जानते ही हैं, धारिता में पढ़ाया गया कि जब भी विभव में गिरावट आएगी वह ऊर्जा उष्मा में ह्रास होगी। सूत्र आपको पढ़ाए गए हैं कि डेल यू बराबर हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 डेल V स्क्वायर, यानी ऊर्जा में ह्रास होगा। अतः ये ऊर्जा में ह्रास को तभी रोका जा सकता है जब विभवांतर यानी विभव में आई गिरावट को पाट दिया जाए। तो इसलिए उस गिरावट को पाटने के लिए यहां पर हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है। जैसे ही विभव में गिरावट आ रही है लो वोल्ट, उसे फिर से वो उसमें हाई वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसका मतलब कि अब मेरे सामने दो डाटा मौजूद हैं। यहाँ हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ लो वोल्ट को, अतः यह भी ट्रांसफार्मर है, यह भी ट्रांसफार्मर है। अतः अब जाकर हमको ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्लियर हो चुकी है। अब आइए अपने घर में भी देख लीजिए। आपके घर में एक स्टेबलाइजर है, वोल्टेज लो होता है, पीछे देखिएगा उसमें 3 पिन सिस्टम होगा। आपका ये स्विच ऑन ऑफ होता है और स्टेबलाइजर का पीछे का एक स्विच देखिएगा जो दोनों हाल में ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं होता। जो लोग नहीं जानते हो आज ही जाके अपना स्टेबलाइजर देख लेंगे। स्टेबलाइजर में एक तरफ देखिएगा ऑन ऑफ वाला स्विच होगा, दूसरी तरफ में लो हाई वाला होगा। इसमें क्या है, ये 2 पिन सिस्टम है, यानी ये डबल कुंजी है। इधर भी ऑन है, इधर जब ऑन करते हो तो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में करंट डालता है और जब उल्टा कर देते हो तो सेकेंडरी से प्राइमरी में डालता है, यानी दोनों स्थिति में ये ऑन है, ये ऑन ऑफ बटन नहीं है। और आप देखे होंगे जब आप उल्टा कर दो तो आपको वोल्टेज घटाने के लिए उसके अंदर लगा हुआ रेगुलेटर ऐंठना पड़ता है। कहते 2 पे कर दो, 1 पे कर दो, बहुत हाई वोल्टेज है। अगर 1 पर भी करने पर वो हाई से लो नहीं होता तो आप पीछे से घुमा देते हैं। तब फिर आप 2 पर 3 पे करके सेटिंग करके उसमें मीटर लगा होता है छोड़ देते हैं। और अब आजकल जो आ रहा है ट्रांसफार्मर, यानी जो आपके घर स्टेबलाइजर आ रहा है वो ऑटो कट है। उसमें 220 से जैसे ही हाई होगा तुरंत लाइन काट देगी, जल जाता। कैसे आपको बताएंगे, अब जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स तो उसमें बताएंगे ये कैसे होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स आने वाला है
इसीलिए अब ये इलेक्ट्रिकल का काम खत्म होते ही आ जाएगा शुरू। बोले आ रहा है बात समझ में? तो वो क्या कर रहा है, वो लो से हाई या हाई से, यानी वही वो पिन लगा हुआ है। यानी एक ही ट्रांसफार्मर दो तरह का काम करता है, दो अलग अलग ट्रांसफार्मर नहीं होते। हम उसमें प्राइमरी में इनपुट किए हैं, आउटपुट सेकेंडरी से किए हैं, या सेकेंडरी में इनपुट किए हैं, आउटपुट प्राइमरी में किए हैं, इसी आधार पर हम उसका नाम देते हैं कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर है या अपचाई ट्रांसफार्मर है। अर्थात ट्रांसफार्मर की परिभाषा ये है कि ट्रांसफार्मर वह यंत्र है जो लो वोल्ट को हाई वोल्ट में या हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन यह भी परिभाषा अभी अधूरी है, अतः इसकी मैं अंदर पूरी परिभाषा डाल के तब बात करें। और जिसको जो कहूंगा वो आपको दिखा के बताऊंगा, इसलिए पहले परिभाषा पूरी ले लें। जब हाई वोल्ट रहेगी तो करंट निम्न रहेगा, यानी उच्च वोल्ट की निम्न धारा, और जब लो वोल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में जो यंत्र बदलेगा उसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जो लो वोल्ट के हाई करंट को हाई वोल्ट की लो करंट में बदलेगा उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। यानी आपके गांव वाला वहां स्टेप डाउन लगा हुआ है, और जो रेलवे वाला है स्टेप अप है, और आपके घर में जो स्टेपलाइजर है वो आप अपनी जरूरत से उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन में स्विच ऑन ऑफ करके, अर्थात उसके करंट के सर्किट को बदल करके आप बनाते रहते हैं। समझ आ गई भाई? क्या भी दिक्कत है तो हो जाए परिभाषा। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वह विद्युत संयंत्र है जिसके द्वारा निम्न विभव की उच्च धारा को निम्न विभव की उच्च धारा को निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में उच्च विभव की अथवा इसके विपरीत अथवा इसके विपरीत परिणाम पाया जा सकता है। इसके विपरीत का अर्थ समझ गए ना? वह बतिया को पूरा न लिखवा के एक शब्द में कन्वर्ट कर दिया। विपरीत परिणाम पाया, उसी यंत्र को ट्रांसफार्मर कहते हैं। कहते हैं परिचित। इतनी ये तो पहले डेफिनेशन हो गई। अब बोलो कार्य के आधार पे हम दो बात कर रहे हैं। कार्य के आधार पर जल्दी जल्दी करिए, अजी खत्म। कार्य के आधार पर हो गया। कार्य के ये दो प्रकार के होते हैं।
बोलिए कौन से दो प्रकार के? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी मैंने हिंदी में कहा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, हुआ बेटा, और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आपको यहाँ पर एक बात समझना होगा, जैसे मैंने कि बार बार कहा कि ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप का काम करे चाहे स्टेप, लेकिन उसकी संरचना और क्रिया प्रणाली एक ही होती है। केवल कार्य के आधार पर हमने उसको स्टेप अप या स्टेप, मतलब अभी बोला ना, जैसे बोला हमारे स्टेपलाइजर में खाली पीछे वाला पिन बदल रहे हैं, ट्रांसफार्मर वही लगा है। तो इसकी संरचना और क्रिया प्रणाली सिद्धांत सब एक ही है, केवल कार्य कैसे हम ले रहे हैं उस आधार पर इसका नाम रख रहे हैं स्टेप अप स्टेप डाउन। दैट्स ओके। ये भी कमेंट करिए पहले चिन्ह करके लिखिए, चाहे ट्रांसफार्मर जैसा भी हो, चाहे ट्रांसफार्मर जैसा भी हो, परंतु संरचना क्रियाविधि एवं सिद्धांत में वह एक जैसा होता है। एक जैसा होता है, समझ आ गई? एक जैसा होता है, क्लियर? केवल कार्य के आधार पर ही उसको स्टेप अप या डाउन में बांटा जाता है। तो आइए रचना देख लीजिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। चलिए आप लोग पहले जैसे बना रहा हूं वैसे जल्दी से बना लीजिए, फिर हम लोग बाकी बातें करेंगे।
लिख दिया है। अब बहुत जल्दी आप बना ले तो मैं इसके बारे में कथा कहता हूँ। आशुतोष, चले तैयार है। अब देखिए ये अंदर की बात है और बाहर से तो आपको अपने गांव में ट्रांसफार्मर दिख ही जाएगा। नहीं देखेंगे सड़कों पर खंबे पे लगा रहता है तो आप उसके भिन्न भिन्न स्वरूप देख सकते हैं, बट अंदर क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आइए पूरी बात करते हैं। पहले यहाँ जो कुछ मैंने बना रखा है उसके नाम सब हिंदी में ही लिखा हूँ, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। जहां होगी तो अभी समझाऊंगा तो सुन लीजिए, थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा। आपने अपने गांव में ट्रांसफार्मर या अपने घर में स्टेबलाइजर के अंदर कभी स्टेबलाइजर का ढक्कन खोलिएगा तो आपको डायरेक्ट यही दिखाई देगा। तो जो लोग अपने घर में स्टेबलाइजर खोले होंगे तो उनको ये दिख गया होगा। नहीं खोले हैं तो जरूर घर में बड़े से खुलवा के चेक कर लीजिए, आपको समझ जल्दी आ जाएगी। अर्थात अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ट्रांसफार्मर का कुल वजन यानी आपके स्टेबलाइजर का जो भी वजन है वो इसी की वजह से है। अगर इसको निकाल दीजिए वो खाली डब्बा हो जाएगा, एकदम हल्का। बट वो बात नहीं है, वो तो मैंने कल इसलिए बोल दी कि आपको समझ बन जाए। और आपके गांव में अगर ट्रांसफार्मर कभी उतारना हो चढ़ाना हो तो देखिएगा एक आदमी के बस का नहीं है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि उसमें कितना कॉपर वायर लगा हुआ। आइए फिलहाल इसकी रचना की बात करते हैं, समझिए। अगर आप अपने गांव में खंभे पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर देखिए तो आपको वो ट्रांसफार्मर आयताकार या वर्गाकार या बेलनाकार, जैसे रिलायंस वाले खंभे पर देखिएगा कुल गोला गोला लगा हुआ है। इसका मतलब ये बाहर से जैसा भी आकार बनाया जाए बट अंदर वो नहीं है। तो सुनने का कि कोई भी ट्रांसफार्मर धातु के बॉडी का बना हुआ बेलनाकार, आयताकार या वर्गाकार आकार का हो सकता है, ठीक है। परंतु उसके अंदर अगर देखा जाए तो अंदर स्टील यानी लोहा जिसे कहते हैं, लोहे के पतले पतले पटलित धातुओं की कई पत्तियों को मिला करके इसका फ्रेम तैयार होता है। ये जो आपको ऐसे ऐसे दिखाया गया है, समझ आ रही है। आप स्टेपलाइजर खोल के देखिएगा इतना मोटा में होगा।
एक एक पत्ती सारी अलग अलग। अब हम पढ़ा ले तो आपको ये बताने वाले हैं कि ये पतली पतली न लगा के मोटिये लगा दे तो क्या हो जाएगा। तो अभी वो बाद में, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ ले, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो डायलॉग होगा तब आएगा ना। आ रहा है? फिर से सुन ले। यदि किसी भी ट्रांसफार्मर के संरचना का अध्ययन करें तो इसकी बॉडी धातु की बनी हुई बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार किसी भी आकार की हो सकती है, परंतु इसके भीतर धातु के पटलित पत्तियां, समझ रहे, पतली पतली कई संख्या में मिल करके इसके फ्रेम का निर्माण करती हैं, जो आयताकार होती है। ये जो आप पतली पतली देख रहे हैं ये धातु की पत्तियां हैं। जैसे आपके कॉपी में पन्ने एक पर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दिख रहे हैं ना, जैसे वो देखिए कॉपी का पन्ना जितना मोटा दिख रहा है, कई ठो है ना, और सब अलग अलग हैं, इसीलिए हम उन्हें पृथक्कित कह रहे हैं। तो अंदर में धातु यानी कि लोहे की पतली पतली पटलित पत्तियों को मिला करके इसका फ्रेम तैयार किया जाता है, जो आयताकार होता है। इस फ्रेम में आमने सामने की भुजा देखे होंगे ट्रांसफार्मर के, इस साइड और बाहें लगी होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में आमने सामने, ऊपर नीचे नहीं बेटा, आमने के भुजा पर, एक भुजा पर कापर के मोटे तार का, समझ रहे हैं, कापर के यानी क्षेत्रफल ज्यादा, मोटा तार का अर्थ क्या है, हाँ क्षेत्रफल ज्यादा, मोटे तार का, और कौन सा, कम फेरा वाला, जिधर तार मोटे लगाएंगे उधर फेरे कम रखेंगे, कम फेरे वाला एक कुंडली बनाई जाती है। ये चित्र में देखेंगे समझ आ जाएगा। कुंडली बनाई जाती है जो एक भुजा पर लपेटी गई होती है। ठीक इसके अपोजिट भुजा पर पतले कॉपर वायर के फेरों की अधिक संख्या वाला कुंडली बनाई जाती है। देख रहे हो, आ गया। इस प्रकार इसमें कुल दो कुंडलियां बनाई जाती हैं, एक अधिक क्षेत्रफल वाले कम फेरों की संख्या से बनी हुई कुंडली, दूसरा इसके अपोजिट पतले तार से अधिक फेरे वाली संख्या वाली कुंडली बनाई जाती है। और इन कुंडलियों का एक दूसरे से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं होता। देख लो, उस तार का इस तार से कोई लिंक नहीं है, और इन दोनों के बीच में द्रव, सुने होंगे ट्रांसफार्मर का तेल जो इंसुलेशन का काम करेगा, वो कूलिंग के लिए रखा जाता है, ठंडा के लिए, या कह लो क्षय को रोकने के लिए भर दिया जाता है। आया? अब इसमें एक कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, यानी प्राइमरी कुंडली। अब आप कहोगे सर किसको प्राइमरी कहते हैं? प्राइमरी उस कुंडली को कहते हैं जिसमें धारा इनपुट की जाती है, यानी जिस धारा को बदलना है वो जिस कुंडली से जुड़ाएगा। देखोगे ट्रांसफार्मर में खंबे वाला तार ऊपर खूंटी निकली होगी, उसमें जुड़ाता है, और दूसरे साइड से देखना जिधर से तार निकाल के तुम्हारे गांव में आता है, तो वो जहां से खूंटी में जा रही है वो इनपुट है, वो प्राइमरी है, और जहां से निकल के तुम्हारे गांव वाले में जा रहा है वो सेकेंडरी है। आप समझ गए? प्राइमरी और सेकेंडरी नाम स्थायी नाम, वो इस बात पर नाम रखाएगा कि किसमें इनपुट हुआ है और किसमें। तो जिसमें हम करंट इनपुट करेंगे वो प्राइमरी कॉइल होगी। ये प्राइमरी कॉइल अधिक फेरे वाले भी हो सकती है, हाँ समझ गए। और जिधर से करंट इनपुट के बजाय आउटपुट होगा वो वाली को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। क्या हुआ, इतनी बात आ गई? अभी नहीं आई? अब अगर हम इसमें इनपुट कर दें तो ये प्राइमरी हो जाएगी,
और इधर से आउटपुट कर ले तो ये सेकेंडरी हो जाएगी। यानी कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल नाम इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड है। तो जब हमें ट्रांसफार्मर स्टेप अप बनाना है कि डाउन, उस पर डिपेंड करेगा कि हम इनपुट किस में करेंगे और आउटपुट किस में लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि रचना और सिद्धांत में एक जैसा है, केवल कार्य के आधार पर हम इसे स्टेप अप या स्टेप नाम देंगे, लेकिन संरचना में कोई फर्क नहीं है। तो ये है इसकी संरचना। अब बोलिए इसमें क्या दिक्कत है? तब इसका प्रिंसिपल और मैकेनिज्म बताना होगा। तो पहले संरचना लिख लीजिए क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से। हाँ पूछ लीजिए। किस चीज के लिए? हाँ, उसमें भी तेल होता है। नहीं, तार नहीं होता, उसके बीचवा में देखिएगा, उसके बीच में एकदम पैक, क्लोज पैक होगा। हाँ, और उसमें तेल भरा होता है, बिना तेल की काम ही नहीं करेगा। समझ गए? इसीलिए कभी वो फट जाए, लीक हो जाए तो लीक करता रहता है। तो आपको जानकारी नहीं है, उसमें भी होता है, उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। आपके गांव में ट्रांसफार्मर में तेल ना हो तो देखिएगा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो जानकार है, तो फिर कहाँ सवाल। हाँ जी बोलिए, क्लियर हो गया? लिखिए लिखिए, जल्दी करिए, बोले जल्दी करिए, समय ज्यादा हो गया है। बोलो, लिखिए। ट्रांसफार्मर किसी धातु का बना हुआ बेलनाकार, आयताकार या वर्गाकार अथवा किसी भी आकार का बनाया जाता है। भाई जैसी जरूरत। हो गया बेटा? बनाया जाता है, परंतु इसके भीतर परंतु इसके भीतर तांबे के पृथक्कित पत्तियों तांबे की पृथक्कित पत्तियों, हो गया, को लेकर के इसका फ्रेम तैयार किया जाता है। इसका फ्रेम तैयार किया जाता है ना जी। और सभी की सभी इंसुलेटेड होती हैं, मतलब हर एक पर क्या लगा हुआ है? इंसुलेशन, यानी सब पृथक्कित है, सब की सब इंसुलेटेड होती है। ठीक है भाई। इसी पर आमने सामने की भुजा पर आमने सामने की भुजा पर, हो गया, दो कुंडलियां तैयार की जाती हैं। एक भुजा पर कापर के मोटे तार तथा कम फेरे वाली कुंडली बनाई जाती है। और अपोजिट साइड में
ठीक है, साइड में पतले कपड़ों के इंसुलेटेड वायर से लपेटकर अधिक फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। इन दोनों कुंडलियों का एक दूसरे से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इनके बीच में इंसुलेशन पोस्ट में तेल भरा जाता है। जिस कुंडली में धारा को निवेशित किया जाता है, निवेशित माने इनपुट, धारा को निवेशित किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल, और जिधर से धारा आउटपुट की जाती है उसे सेकेंडरी कॉइल या द्वितीय कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ओके, तो ये हो गई बेटा रचना, कंफर्म। अब रचना के बाद अब हमें चाहिए ना क्रिया सिद्धांत, यानी कि किस सिद्धांत पे काम करेगा और कैसे ये लो को हाई या हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। तो अब अगले दिन के लेक्चर में होगा ये बात, ठीक है। तो कल तो 26 है, नेक्स्ट डे में यानी 27 को केमिस्ट्री होगी, लेकिन आप ये ले आएंगे ताकि ये करके ये किताब से मुक्ति हो जाए। फिर इसके बाद जिसको न्यूमेरिकल पूछना रहेगा पूछेगा, नहीं तो केमिस्ट्री कंटिन्यू हो जाएगी। इट्स ओके, थैंक यू बेटा। बाय वाले बच्चे लाइन पे रहेंगे, अभी 2 मिनट में शुरू करते हैं।